चलिए भाई, सब लोग जल्दी जल्दी आइए, जुड़िए। आज हम लोग बोरान फैमिली जो पढ़ रहे थे उसमें थर्ड लेक्चर होगा, और जिसमें कि सेकंड लेक्चर तक देखा जाए तो मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर चुका था। पहले लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, सेकंड लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन जो है किया था। आज हम कुछ स्पेशल चीज़ें और भी बताने चल रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में भी एक बात लास्ट में मैं बताना चाह रहा था कि हेलोजन्स के बारे में हमने कहा था ना कि थर्ड ग्रुप के हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप। यहाँ पर हमने हेडिंग लास्ट में डाला था हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप। चलिए भाई, हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप, ठीक है बेटा। थर्ड ए ग्रुप के हैलाइड का प्रिपरेशन भी मैंने लास्ट टर्न पे किया था। मैंने डिस्कशन में कहा था प्रिपरेशन ऑफ BF3 बनाया था, BCl3, BBr3, BF3, इन सभी का प्रिपरेशन किया था। फिर मैंने AlCl3 का प्रिपरेशन बताया था। 3 रिएक्शन लिखा था, शायद आपको याद होगा कि हमने सीधा एल्युमिनियम का हैलोजन से रिएक्शन कराया, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया था। फिर उसके बाद एल्युमिनियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा के एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया था। फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कार्बन और हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी एल्युमिनियम क्लोराइड बना था और कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। ये रिएक्शन सब बता चुके थे। हमारा लास्ट में हेडिंग एक पढ़ा था कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ थर्ड ए ग्रुप हैलाइड्स। थर्ड ए ग्रुप के जो हैलाइड्स हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर पे थोड़ा डिस्कशन करना था कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ थर्ड ए ग्रुप हैलाइड्स, या हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप कर लो। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप के जो हैलाइड्स हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर पे यदि बात किया जाए, क्वेश्चन यदि कभी पूछे गए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और वो क्वेश्चन में बेटा हम बात करते हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। कुछ लोगों की भाई देखिए यहाँ पर गलत चैट करते हैं, वो आप बंद कर दीजिए। जो भी करते हैं, हम लोगों को तो यहाँ से पता नहीं चलता, लेकिन जो लोग भी अननेसेसरी के चैट करते हैं वो चैट ना करें, नहीं तो लिहाजा फिर यही होगा कि चैट बंद करना पड़ेगा। और थोड़ा चैट से क्या होता है कि थोड़ा बहुत लगता है कि चलो हम लोग आपस में जुड़े हैं, कभी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो जाती है यहाँ से, तो कम से कम इतना बरकरार रखिए बेटा। ये नहीं कि फालतू के चैट करें, किसी को कुछ अपशब्द बोलें कहें, ये चीज़ ठीक नहीं है। कहीं न कहीं से आपके मेडिकल प्रोफेशन जो है ये देखा जाए तो बहुत इसमें आपको डेडिकेशन पढ़ाई के प्रति चाहिए, ना कि फालतू कामों के लिए। तो इसलिए बहुत हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस न्यूज़फीड फैमिली की तरफ से कि आप लोग अननेसेसरी का कोई भी चैट किसी के लिए ना करें। यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से देखिए भाई, जिसको कर रहे हैं उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा और बहुत बड़ी क्षति होगी, जिसको कि पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल हो। उस क्षति को फुलफ़िल कर पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए आप ये सब काम ना करके बेटा सिर्फ पढ़ाई करिए, जो कि हमें लगता है इस समय जिस तरीके की महामारी चल रही है, जिस तरीके की परेशानियां चल रही हैं, उस परिस्थिति में सब लोग अच्छे से अपना स्वस्थ रह के पढ़ाई कर लीजिए, ये समझिए बहुत बड़ी बात। तो चलिए हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बेटा। अखिलेश हैं, प्रदीप, संदीप, अनुराग, सुनील, गोलू, राम सागर, हिमांशु, अर्चना, पूजा, सुनील, धर्म प्रकाश, अभिषेक गुप्ता, जोया अली, मोनी, अमरेश यादव, श्रेयस पटेल, आप सभी लोगों को बेटा हमारी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा जो डिस्कशन चलने वाला था वो कैरेक्टरिस्टिक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप। अच्छा, थर्ड ग्रुप के सारे मेंबर के बारे में आपको पता है भाई, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही है, ठीक है। अच्छा, मैंने मान लिया एम इनको मोल लिया। वैसे हमने कहा था लास्ट टर्न पे बताया था
कि थर्ड ए ग्रुप के जो हैलाइड्स होते हैं जनरली वो MX3 टाइप के होते हैं। M का मतलब वो सारे एलिमेंट, जैसे इनमें से कोई भी हो सकता है, और X का मतलब हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन नहीं लेते हैं, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हो, तो हमने कहा कि जो थर्ड ए ग्रुप के हैलाइड्स होते हैं वो MX3 टाइप के होते हैं। जैसे मैं कोई हैलाइड ले लूँ, सपोज करिए कि मैंने ले लिया BCl3, BCl3 के बाद मैंने लिया आपका AlCl3, हेलोजन हर जगह सेम रख रहा हूँ, BCl3, AlCl3, GaCl3, InCl3, मैंने लिया TlCl3, ये मैंने कहा बना दिया। हम पूछें कि भाई ज़रा सा इसका एसिडिक कैरेक्टर बताइए, तो आप पढ़े होंगे या आप जानते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा ये आर्डर है, आर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। BCl3 का एसिडिक कैरेक्टर AlCl3 से ज़्यादा होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे। तो इसका मतलब ये है बेटा आर्डर ऑफ, अच्छा ये कारण पहले सुन लीजिए। लुईस एसिड की यहाँ पे मैं बात करूँगा, चलिए खैर ये सब हटाइए, पहले हम आपको पूरा कंडीशन ही बताते हैं कि ये जो हैलाइड्स थर्ड ग्रुप के होते हैं, थर्ड ए ग्रुप के जो हैलाइड्स हैं, इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ड्यू टू, या लुईस एसिड कैरेक्टर जो होता है, ये पहली बात ये सब लुईस एसिड होते हैं। ये जो MX3 टाइप के जो हैलाइड हैं बेटा, ये सब लुईस एसिड होते हैं। अच्छा, लुईस एसिड में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वही तो लुईस एसिड होता है। इसका मतलब ये सब इनका जो सेंट्रल एटम होता है, यहाँ पर देखा जाए तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट जो होता है सेंट्रल एटम का, हेलोजन के थर्ड ए ग्रुप के हैलाइड्स लीजिए और जितने भी थर्ड ए ग्रुप के हैलाइड्स आप बनाएंगे, आप देखेंगे सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से, ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। तो ये क्या करेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो लेता है अकॉर्डिंग टू लुईस वो एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर है वो क्या होता है, एसिड। तो इतना कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम है कि थर्ड ए ग्रुप के जो हैलाइड्स होते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, कारण पूछा जाए तो कहना ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट न होने की वजह से यह बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है अकॉर्डिंग टू लुईस वो एसिड होता है। इसका मतलब देखिए, मैं अब लिखने चल रहा हूँ बेटा, चाहे वो कोई भी थर्ड ए ग्रुप का हैलाइड ले लीजिए, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे मान लो BCl3 ले लो, या चलो एक कॉमन सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे BX3 ले लिया, बोरान है, फिर एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम, थैलियम, इन सभी का हैलाइड बना दो, जैसे BX3, AlX3, GaX3 और InX3, ठीक है, और TlX3। इन सभी थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनके हैलाइड्स की बात करें और एसिडिक कैरेक्टर पूछें तो कहना यार ये सब लुईस एसिड होते हैं। पूछा जाए स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड कौन होगा, वीकर कौन होगा, तो यदि आर्डर की बात करते हैं तो ये आर्डर होता है, और ये हमारा है आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे ज़्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर इसमें होगा और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो इसमें होगा। अच्छा, कारण एक यहाँ पे भी बता सकते हैं कि भाई जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो देखा जाए तो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती जा रही है। साइज बढ़ेगी तो क्या होगा कि साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी घटती जाएगी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट करेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा ये लुईस एसिडिक कैरेक्टर होगा इसका। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर कम एक्सेप्ट कर पाएगा ड्यू टू लार्जर साइज, इसलिए कहना कि यह अकॉर्डिंग टू लुईस यह अच्छा एसिडिक कैरेक्टर इसका नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई कि इसमें हमने पीरियड में पूरा ग्रुप में बात किया। अब यदि यहाँ पर एक डिस्कशन बेटा करें कि मान लो हमने हैलाइड्स बोरान का लिया, हैलाइड्स आप बोरान ले लें। जरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताऊँगा, जरा यहाँ देखना, कंसेप्चुअल बात है कि हैलाइड्स आप बोरान की बात करें।
बोरान के हैलाइड ले लो, तो कहना यार बोरान के हैलाइड्स में देखा जाए तो भाई ये सब हो सकता है, BF3, BCl3, BBr3। अरे भाई बोरान के ही हैलाइड लेना है, तो BF3, BCl3, BBr3, BI3। अब पूछा जाए यार ये सब बोरान के जो हैलाइड हैं इनमें जरा बताइए एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा किसका कम हो। तो बेटा यहाँ पर जब बोरान के हैलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये ऑर्डर हो जाता है। सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर BF3 का हो जाता है और सबसे ज़्यादा जो एसिडिक लुईस एसिडिक कैरेक्टर होता है वो BI3 का हो जाता है। पूछा जाए कि यहाँ रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसका कारण है P-pi बैक बॉन्डिंग। अच्छा P-pi बैक बॉन्डिंग क्या है, जरा 1 मिनट लगेगा, जरा यहाँ दर्ज समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर P-pi बैक बॉन्डिंग होती है इस वाले केस में। और क्या होता भैया P-pi बैक बॉन्डिंग में होता क्या है, एक्चुअल में P-pi बैक बॉन्डिंग का जो है मेन जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात बेटा इसमें जो है सराउंडिंग एटम जो होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देता है। इसका मतलब ये जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम जो होता है ये सेंट्रल एटम, Ca मतलब सेंट्रल एटम, तो सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देता है, गिफ्ट करता है, उसको देता है। अच्छा यहाँ पर आपने पढ़ा कि जितने भी थर्ड ग्रुप के हैलाइड्स होते हैं ये इसमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, और उस ऑक्टेट कंप्लीट न होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है सेंट्रल एटम के पास, तो यह बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और अकॉर्डिंग टू लुईस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो एसिड होता है। ये कॉन्सेप्ट पीछे बता चुका। अब जरा सा मैं जो कहने चल रहा हूँ P-pi बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम से जो सराउंडिंग एटम जुड़ता है उसके पास लोन पेयर होता है, वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट देता है अपने ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए, इसके ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए लोन पेयर अपना देता है। और देखिए यह सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम को जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है इसी को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन बैक कर रहा है, उसको दे रहा है। अच्छा बेटा एक बात और जरा सुनो, जैसे बैक बॉन्डिंग की बात तो इसे जनरल मैंने बोल दिया, बैक बॉन्डिंग के कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, बैक बॉन्डिंग कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा ये जान लो। पहली बात तो 2 एटम है, मान लो A और B, मान लो 2 एटम है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। बैक बॉन्डिंग बनने के लिए शर्त है, पहला कंडीशन मैंने लिखा कि 2 एटम के बीच में ये बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड नहीं कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो बैक बॉन्डिंग के चांस हैं, तभी वहाँ बैक बॉन्डिंग बनेगा। हाँ दूसरा कंडीशन ये है कि ये दोनों एलिमेंट, पहला कंडीशन तो हो गया कि 2 एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा दोनों एटम जो होने चाहिए ये या तो दोनों सेकेंड पीरियड के एटम हो, और या तो एक सेकेंड पीरियड का हो दूसरा थर्ड पीरियड का हो, बस यही लिमिटेशन है, ध्यान रखना। या तो दोनों एटम सेकेंड पीरियड के हो, ये भी सेकेंड पीरियड का है और ये भी सेकेंड पीरियड का हो, ऐसा हो, दोनों सेकेंड पीरियड के एटम हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक एटम सेकेंड पीरियड का है और दूसरा थर्ड पीरियड का है, बस ये लिमिट है बेटा। इससे बाहर यदि आप जाते हैं, पता लगा कि एक थर्ड पीरियड का एक फोर्थ पीरियड का एटम है, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे लेकिन फिर वहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं बनी, P-pi बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो P-pi बैक बॉन्डिंग बनने के लिए कुछ कंडीशन थे। पहला कंडीशन मैंने बताया कि जो 2 एटम है उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना होना चाहिए, और यह दोनों एटम जो है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होने चाहिए, या एक सेकेंड पीरियड का हो तो दूसरा थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो, तो इनके बीच में P-pi बैक बॉन्डिंग बनती है। और एक कारण, एक शर्त और है कि इसमें जो सेंट्रल एटम मेनली होगा उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होना चाहिए, और जो सराउंडिंग एटम होगा उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों बातें दिमाग में रखना कि 2 एटम बैक बॉन्डिंग तभी बना पाएंगे, पहली बात उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना होना चाहिए, और ये दोनों एटम या तो सेकेंड पीरियड से दोनों बिलोंग करें, या एक सेकेंड पीरियड से बिलोंग करे दूसरा थर्ड पीरियड से बिलोंग करे। और तीसरे नंबर पे मैंने बात रखी आपके सामने कि बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तभी होती है, P-pi बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तब होती है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल हो, और जो सराउंडिंग एटम हो उसके पास लोन पेयर हो। तो इसमें यही होता है कि जो सराउंडिंग एटम होता है वह अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देता है, और वहीं पर बॉन्डिंग बनती है जिसको हम P-pi बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो शर्त जरूरी है याद रखना। हाँ एक बात और जरा बताऊं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाना चाहूँगा, प्रयास कर रहा हूँ, जरा देखना। जैसे BF3 की बात करते हैं, 2 लाइन जरा समझना।
BF3 में देखा जाए तो बोरान और फ्लोरीन ये दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। भाई बोरान भी सेकेंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी, ये दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अच्छा, जब हम बेटा बात करते हैं बोरान की तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन यदि हम करें तो 1s2 2s2 2p1, ठीक। तो इसका हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर वो बना दे रहे हैं, देखना जरा सा। 1s2 ये है 1s2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या ये है 2s2 जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये 2p, ध्यान से देखना, ये 1s है, 2s है, ये 2p है, और p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये देखना, ये तो हो गया बोरान के, हमने बना दिया ऑर्बिटल, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। फिर उसके बाद फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। इसका यदि हम बना के दिखाएं आपको स्ट्रक्चर इस टाइप से तो 1s ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखना 2s जिसमें इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बेटा होगा क्या 2p होगा, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, बॉन्ड कैसे बनता है सुनो, अब आपको थोड़ा बता दें। फ्लोरीन के एक एटम है, एक एटम और लो भाई, सेम है, उसकी कहानी भी ऐसे ही होगी। फ्लोरीन का ये दूसरा एटम मैंने लिया, 1s2 2s2 2p5, ये देखना सेम बात वहीं फिर बना दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद तीसरा फ्लोरीन एटम ले लो, 1 मिनट लगेगा, ज़रा समझ लीजिए। ये हमारा 1s है, 2s है, 2p है, ये 1s है, 2s है, 2p है। फिर यहाँ पर बात करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। मैं सीध बॉन्डिंग बताना चाहता हूँ, p5 बैक बॉन्डिंग कैसे बनेगी, ज़रा 2 मिनट लगेगा समझ। चलो भाई, अब यहाँ पर हमने कहा ये 2p है बेटा, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s है, ये 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s है, 1s 2s, और फिर ये 2p है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो 2p में 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, आप फार्मूला पढ़ते हैं यार BF3 कैसे बना। अब आप पढ़ेंगे भैया, 1 मिनट ज़रा दिमाग लगाना, कि बोरान सेंट्रल एटम होता है, और जब भी फ्लोरीन बोरान की तरफ अप्रोच करेगा बॉन्ड बनाने के लिए तो बोरान तुरंत एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अच्छा, ये ग्राउंड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने से क्या होगा कि यह जो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन था ये जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो ये देखो s का 1 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल जो खाली हैं, 1 s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, यह हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। इनकी एनर्जी अलग अलग थी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनकी एनर्जी सेम हो जाएगी। तो क्या होगा कि 1s 2p के ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज्ड होंगे, मिक्स होंगे, तो क्या बनेगा, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। 1s 2p, तो यहाँ पर फिर 3 नए ऑर्बिटल ये जो बनते हैं बेटा, जिसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोल रहे हैं। और ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनना, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से इस फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल शेप, इसका भी शेप डंबल शेप, इसका भी शेप डंबल शेप। तो ये जा करके ये सारे p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये अनपेयर्ड है, और यहाँ पर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड था, और यह इलेक्ट्रॉन देखो ये गया यहाँ पर, और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये ओवरलैप कर रहे हैं सब, और ओवरलैप करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाता है, और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा, इधर देखो स्ट्रक्चर यदि आपने पढ़ा होगा तो आपके सामने इस टाइप का स्ट्रक्चर आया होगा कि बोरान सेंट्रल एटम, और इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। ये देखना, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, ये दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, और तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और इससे फ्लोरीन का जो ये p ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये p ऑर्बिटल एक फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन है, और एक दूसरे फ्लोरीन का ये देखो ये p ऑर्बिटल, ये जो है ये वाला, तीसरे फ्लोरीन का ये जो p ऑर्बिटल है बेटा, ये देखना ये, और ये सब यहाँ पर जा कर के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। ये देखना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब जो बॉन्ड बना तो इस तरीके से बॉन्डिंग हो गई, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा BF3, जिसको मैं ए बोल देता हूँ भाई, ये BF3 बन। हाँ, एक बात और आती है, अभी भी इसके पास देखा जाए बोरान के सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो हुए, यहाँ पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास हैं बेटा।
इस सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और जबकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। होता क्या है, और ये फ्लोरीन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्ट्रक्चर से ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए हर फ्लोरीन में, ये 3 जो फ्लोरीन इससे बोरान से जुड़े हैं, ये फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल में देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, बोरान को कहेगा ये अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन उसको देगा कि तुम अभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। गरीब इंसान बोरिन को, जो बोरान है फ्लोरीन, उससे बोलेगा कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको देना चाहिए। और देखो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से निकाल के इसके पी ऑर्बिटल, ये जो खाली पी ऑर्बिटल था इसी को देगा। तो पी ऑर्बिटल को ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इसकी ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर, अच्छा, और इस पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा, तो आप पढ़ते हैं कि ये डंबल शेप होता है, तो ये भी डंबल शेप है देखो। और ये जो इलेक्ट्रॉन देगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पी ऑर्बिटल डंबल शेप है और ये भी डंबल शेप है। तो डंबल शेप की वजह से क्या होगा, यहाँ पर लेटरल ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पर लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, जब पी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बना। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर से पूरी कहानी को जरा समझ लो। BF3 की जैसे मैंने बात किया, इसमें बोरान पहले ग्राउंड स्टेट में था, मैंने कहा फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेगा तो बोरान एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो जम करके देखिए यहाँ गया। ये 3 आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक S में है, 2 P में है। तो ये दोनों तीनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसको थे ही। फ्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ, ये फ्लोरीन दूसरा वाला ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ, और तीसरा वाला फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाके पेयर्ड करा देगा। तो देखो अब क्या हो गया कि इस तरीके की कुछ सिचुएशन बनेंगे। तो बोरान के सेंट्रल एटम पे यदि हम बात करें तो देखो 3A हमारा sp2 ऑर्बिटल था, sp2 ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल, और ये सब क्या है, ये फ्लोरीन के p ऑर्बिटल हैं, ये भी p ऑर्बिटल और ये भी p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर बॉन्ड बनता है और यहाँ पर देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन जब इसको ले जाके देगा, ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा, एक इलेक्ट्रॉन था और 3 फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले आकर के इससे देखो जुड़ गए। तो देखो हर जगह स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बॉन्ड बन जाता है BF3। अभी भी बोरान के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए। और फिर क्या करता है यह फ्लोरीन, जिसके पास लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर कहाँ होता है आपको दिख रहा होगा, ये जो लोन पेयर है p ऑर्बिटल में। तो ये अपने लोन पेयर को यह इसको देता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और यही वजह है कि फ्लोरीन का ये जो p ऑर्बिटल है, गौर से समझना, फ्लोरीन का ये जो p ऑर्बिटल है ये बोरान के p ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पर लेटरल ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। तो जब आप फाइनली स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख जाएगा। ये देख यहाँ पर पाई बॉन्डेड कैरेक्टर आ जाता है, ये पाई बॉन्डेड कैरेक्टर आ जाता है। अच्छा, पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने से जानते हैं क्या होता है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैं अभी आगे बात करूंगा कि BF3 की हाइड्रोलिसिस बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहाँ छोड़, भाई सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड बन गया, अरे यहाँ डबल बॉन्ड हो गया ना, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा हो जाता है। बॉन्ड लेंथ छोटा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कारण है। अच्छा, बैक बॉन्डिंग जो यहाँ हो जाती है, इस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको पूरी बात एक साधारण तरीके से यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि बोरान फ्लोरीन ये जो BF3 बनता है, यहाँ बैक बॉन्डिंग कैसे बनता है, तो फ्लोरीन का पूरा निचोड़ बता दे रहा हूँ। निचोड़ ये है बेटा कि जो ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और बोरान को देता है और यहाँ पर p ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम p पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, p पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है भैया। और ये जो p पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन, इसमें जो डेफिशिएंसी थी वो इलेक्ट्रॉन अब रिच हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब रिच हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इसकी पूरी हो गई, फ्लोरीन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दिया। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी सेंट्रल एटम की पूरी हो गई तो क्या होगा कि यह क्या बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा, नहीं लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेगा तो बहुत अच्छा लुईस एसिड फिर नहीं होगा। भाई अच्छा लुईस एसिड तो वही होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे बाहर से, और यह इलेक्ट्रॉन पेयर फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा नहीं, तो ये बहुत अच्छा लुईस एसिड नहीं होगा। तो यही कारण है बेटा, ध्यान से एक बात समझना
कि जैसे हमने एक अभी एग्जाम्पल लिखा था, बोरान के हैलाइड की बात किया था कि BF3 है, BCl3 है, BCl3 है, BBr3 है, BI3 है, ठीक है, BI3 है। तो ये सब बोरान के हैलाइड है। और मैंने अभी एक लाइन बोला था, देखो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा यहाँ बनेगी। अच्छा क्यों बनेगी सुनो, बोरान के 2p ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2 ऑर्बिटल के ही बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेन देन होगा। तो ये इस तरीके से देखो दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, तो यहाँ पे अच्छा p बैक बॉन्डिंग बनेगा। यहाँ पर बोरान तो का 2p ऑर्बिटल और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो इससे थोड़ा कम अच्छा बैक बॉन्डिंग यहाँ बन जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बनेगा। इसके आगे बढ़ोगे तो बोरान का 2p ऑर्बिटल और ये ब्रोमीन का 4p ऑर्बिटल, इनमें बॉन्डिंग बनने का प्रयास यहाँ होगा। और बॉन्डिंग यहाँ अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस होता जा रहा है, और जब एनर्जी का डिफरेंस होगा तो वहाँ बॉन्डिंग अच्छी बनेगी नहीं। भाई बॉन्डिंग तो वहीं बनती है जहाँ एनर्जी लेवल सेम हो। और यहाँ पर देखो बोरान का 2p ऑर्बिटल और आयोडीन का 5p ऑर्बिटल, इनमें फिर बॉन्डिंग बनने का प्रयास। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनेगी कौन सी, p बैक बॉन्डिंग यहाँ सबसे अच्छा बनेगा। उससे कम अच्छा यहाँ पे p बैक बॉन्डिंग बनेगा, उससे कम अच्छा यहाँ बनेगा, और सबसे कम अच्छा p बैक बॉन्डिंग वहाँ बनेगा। इसका मतलब जैसे जैसे देखो इधर हम जा रहे हैं p बैक बॉन्डिंग कम बन रहा है। अच्छा जहाँ पे यहाँ पे p बैक बॉन्डिंग ज़्यादा बना, p बैक बॉन्डिंग जहाँ ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ जाएगा, और फिर यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना पसंद नहीं करेगा। तो ये देखा जाए तो वीकर लुईस एसिड होगा, मतलब ये अच्छा लुईस एसिड फिर नहीं होगा। p बैक बॉन्डिंग यहाँ ज़्यादा बनेगी, आपका ना सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेना चाहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट अच्छा नहीं करेगा तो बहुत अच्छा लुईस एसिड नहीं होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका वीकर होगा। और जैसे जैसे इधर आप बढ़ रहे हैं बेटा, मैंने बताया कि यहाँ पर p बैक बॉन्डिंग बहुत कम बनेगी, न के बराबर। तो जब p बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो बोरान के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आयोडीन है वो बोरान को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, बैक बॉन्डिंग यहाँ नहीं बन रही, p बैक बॉन्डिंग जब नहीं बनेगी तो इसका मतलब है कि आयोडीन बोरान को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, तो फिर बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा लुईस एसिड हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर है जिस वजह से हम यदि लिखना चाहें तो एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं, बड़ी कॉमन बात है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग के होता है, बैक बॉन्डिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पर p बैक बॉन्डिंग जितनी कम, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो यही कारण है, देखो मैं यहाँ पे 2 लाइन लिखना चाहूँगा कि जैसे BF3, बोरान के हैलाइड की बात कर रहा हूँ, BF3, BCl3, BBr3, BI3। देखो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, ध्यान से देखना, इधर जाने पर क्या है, ध्यान से पहले एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि बैक बॉन्डिंग की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग यहाँ बना था। मैंने शर्त भी बताया था कि दोनों एटम सेकंड पीरियड के होने चाहिए, कहना ये दोनों सेकंड पीरियड के हैं, बोरान भी फ्लोरीन भी, तो यहाँ अच्छी बैक बॉन्डिंग बनेगी। अच्छा p बैक बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, उससे कम अच्छी यहाँ बनेगी, सबसे कम अच्छा p बैक बॉन्डिंग यहाँ बनेगी। अब देखो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ p बैक बॉन्डिंग है, ये जो हमने लिखा है ये है ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। केवल बैक बॉन्डिंग बोलूँ माने p बैक बॉन्डिंग, वैसे p बैक बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन खैर मैं यहाँ पे अभी जो चर्चा कर रहा हूँ p बैक बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये है बेटा ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया p बैक बॉन्डिंग यहाँ बनेगा, इसका मतलब सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम को अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इसके पास प्रचुरता हो जाएगी, मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, और जब अच्छा बाहर से इलेक्ट्रॉन जब नहीं लेगा तो इसका मतलब ये अच्छा लुईस एसिड नहीं होगा। तो ये तो जो हमने आर्डर लिखा है बेटा ये बैक बॉन्डिंग का आर्डर है, और मैंने एक लाइन लिखा है कि जिसमें बैक बॉन्डिंग p जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन पेयर उतना कम एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब वह उतना कम लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उसका होगा। तो यहाँ पे लिखा है बैक बॉन्डिंग और एसिडिक स्ट्रेंथ में इन्वर्स रिलेशन होगा। इसी को उलट दीजिए आप कि जिसमें सबसे कम p बैक बॉन्डिंग बन रहा था
इसका मतलब वह उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, और जो अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वह उतना अच्छा लुईस एसडी कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा। तो इसी का उलट के यदि लिख दें कि BF3 BCl3 BBr3 और Bi3 और एसिडिक स्ट्रेंथ पूछें तो कहना बोरान के हैलाइड की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है Bi3 की और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है BF3 की। ये पूरा ध्यान से बात को समझ लेना तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये है ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर। पूरी कहानी आपको शायद थोड़ी बहुत आइडिया मैंने दिया जो समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा BF3 का है। लुईस एसिडिक कैरेक्टर की बात चल रही है तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसका है, सबसे कम इसका है, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग बनता है। बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरान के पास इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, फिर यह बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट अच्छे से नहीं कर पाता है, और जो कम अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो कम अच्छा लुईस एसिड होगा। यहाँ पर पी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं बनती है, एक तरीके से नहीं बनती है, और पी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो फिर यहाँ बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी अभी भी बनी रह जाएगी। तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये अच्छा लुईस एसिड होगा। तो एक तरीके से बोरान के हैलाइड्स की बात करें BF3 BCl3 BBr3 Bi3 तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर Bi3 का होगा, सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर BF3 का होगा। पूछा जाए BF3 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम क्यों होता है, कहना यहाँ पर अच्छे से पी पाई बैक बॉन्डिंग बन जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रह जाती है। इस वजह से यह इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर से एक्सेप्ट अच्छे से नहीं करता है, तो ये अच्छा लुईस एसिड नहीं माना जाता है। तो ये लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो हमने लिखा है बेटा, ये ऑर्डर दिमाग में रखना। तो ये पूरा बात हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात किया। हमारा जो मेन हेडिंग था वो यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। आज जो डिस्कशन किया थोड़ा सा ज़रूर मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूँ कि ये देखो, हमने कहा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप, इस टाइप का हैलाइड MX3 टाइप का बनता है। और मैंने कहा कि इसमें यदि हम सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट की बात करूं, सेकेंड पीरियड ग्रुप के थर्ड ए ग्रुप के जितने भी मेंबर थे उनके हैलाइड को लेकर के यदि हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, सबसे कम यहाँ। लेकिन मैंने कहा बोरान के हैलाइड के लेकर के डिस्कशन जब किया था तो यहाँ पर मैंने बेटा देखो बोरान के हैलाइड जब लिया था तो इसमें मैंने बताया था कि एसिडिक कैरेक्टर की बात किया। तो ये देखो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर मैंने लिखा है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर का लुईस एसिडिक कैरेक्टर बोल रहा हूँ, लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें हो। कारण बता दिया कि यहाँ पर पी पाई बैक बॉन्डिंग बन जाता है और यहाँ पर पी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं बनता, या सीधा कह लो कि इधर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग कम बन पा रही है तो वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसा कि एक लाइन भी मैंने यहाँ लिखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, ध्यान से सुनना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग होती। ठीक है, तो ये तो देखो ऑर्डर लिखा है, ये तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है, और जिसका बैक बॉन्डिंग कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो थर्ड ए ग्रुप के हैलाइड के एसिडिक स्ट्रेंथ का मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, ये ध्यान से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट एक बात आगे बढ़ेंगे बेटा, हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ, एक हेडिंग हमारा नया आर्टिकल होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरान हैलाइड। हैलाइड्स ऑफ बोरान कर लो सीधा सीधा, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स ऑफ बोरान। बोरान के हैलाइड की हम हाइड्रोलिसिस कराने चल रहे हैं। यहाँ पर बोरान के हैलाइड की यदि बात करें तो कहना यार यही तो होगा, BF3 BCl3 BBr3 BI3। ठीक है बेटा, ये बोरान के हैलाइड्स, इनकी हाइड्रोलिसिस यदि कराने की बात करते हैं तो BF3 की हाइड्रोलिसिस यदि कराई जाए तो ये हाइड्रोलिसिस बहुत देखा जाए तो डिफ़िकल्ट होती है। BF3 की जो हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ BF3, हाइड्रोलिसिस BF3 की वेरी डिफ़िकल्ट होती है। अच्छा, डिफ़िकल्टी का पूछा जाए भाई क्यों डिफ़िकल्ट होती है, कारण बता सकते हैं? तो कहना यस, इसका कारण ये है कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग बनती है। सुनो, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर BF3 में बहुत अच्छा से बैक बॉन्डिंग बन जाता है। बैक बॉन्डिंग की वजह से मैंने कहा यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। पाई बॉन्ड मतलब वही डबल बॉन्ड हो गया एक तरीके से, और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का यदि हम लेंथ देखें तो डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ
जो लेंथ है वो छोटा हो जाएगा, और जब बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जब यहाँ पे बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की चांसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो BF3 में तो भैया बहुत डिफ़िकल्टी से हाइड्रोलिसिस होती है, और हाइड्रोलिसिस होती भी है। तो यहाँ पर BF3 पहली बात तो डिफ़िकल्टी से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है, और यदि होती भी है तो ये H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड बनाता है, और HF यहाँ पर बन जाता है आपको HBF4, ये कंपाउंड बनते हैं, ये प्रोडक्ट बनते हैं। कब? मैंने कहा BF3 पहली बात तो बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है, कारण भी बताया कि BF3 में पी पाई बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बनती है, और उस होने की वजह से क्या होता है यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है, पाई करेक्टर आ जाने से, पाई बॉन्ड बन जाने से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के चांस कम हो जाते हैं। और यदि हाइड्रोलिसिस हुआ भी तो देखना BF3 जब हाइड्रोलाइज होता है तो H3BO3 बनाता है और HBF4 बनाता है। और BF3 को छोड़ दिया जाए तो बोरान के जो अदर हैलाइड्स हैं, ध्यान से देखना, बोरान के जो अदर हैलाइड हैं ये तीनों, इनकी जब हाइड्रोलिसिस होती है, इनमें से किसी का जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे H3BO3 बनता है और HX बन जाता है। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इनमें किसी का, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है H3BO3 और एक बनता है HX। जैसे उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे देखना, जैसे मैंने कहा कि चलो BCl3 की हाइड्रोलिसिस कराने चल रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3। अच्छा बेटे, BCl3 की यदि हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे, ध्यान से सुनना जरा सा, तो BCl3 की हाइड्रोलिसिस चलो भाई कराते हैं, तो इसका मतलब इसमें देखा जाए तो ये है आपका BCl3 की हाइड्रोलिसिस चलिए करा देते हैं। तो यहाँ पर भाई जल अपघटन माने वाटर से रिएक्शन करा दो, तो वाटर से रिएक्शन कराने पर क्या होगा जरा ध्यान से सुन। स्थिति ये बनेगी बेटा, जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखना, ये हम आपको पूरा पिक्चर क्लियर करना चाह रहे हैं कि वाटर में क्या होता है। ये देखना, यही तो है वाटर, ये वाटर है, ये हमारा वाटर है, और यहाँ पे लोन पेयर भी तो होता है, 2 लोन पेयर हैं। तो यह क्या करता है, यह अप्रोच इधर करेगा, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर की कमी होती है ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, तो ये क्या करेगा, यह इधर अप्रोच किया। अप्रोच करने से क्या होगा कि जब इधर अप्रोच करेगा तो स्थिति ये बनेगी कि जो ये Cl और H, ये जो बॉन्ड है, ये Cl और H आपस में जुड़ के HCl बना देंगे, और यह OH जो है इससे जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, ये OH हो गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया। अगेन देखा जाए इसमें क्या होगा कि फिर वाटर के मालिक्यूल को जरा यहाँ पर देखा जाए कि ये वाटर है, गौर से समझ, तो ये वाटर अटैक करेगा भाई यहाँ पर फिर ये, तो देखो यहाँ जब ये अटैक करेगा, ये सेंट्रल एटम के ऊपर जब ये अटैक कर रहा है, देखो ना यहाँ पर, तो क्या होगा फिर यहाँ पर देखना, ये बॉन्ड HCl बन जाएगा, ये HCl निकल जाएगा बाहर, और ये OH फिर इससे जाके जुड़ जाएगा। तो स्थिति क्या बन गई भाई, फिर स्थिति कुछ ऐसी बन गई, ये बन गया BOH और फिर यहाँ पर Cl और फिर OH बन गया। अब फिर क्या होगा, फिर वाटर से रिएक्शन देखो अगेन यहाँ पे हुआ, तो वाटर जब इसे अगेन रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन देखना आपको फिल करा दे रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ पर फिर देखना क्या होगा बेटा, ये HCl निकल जाएगा और फिर ये OH जो है यहाँ से देखना जुड़ करके, और ये बना देगा आपका प्रोडक्ट जो फाइनली बना वो बन जाएगा BOH, ये देखो OH और OH। और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ना लिखना चाहो तो इसको लिख देते हैं, देखो H3BO3 बन गया, और HCl हर जगह से निकल रहा। कुल मिलाकर के मैंने स्थिति आपके सामने ये क्लियर करने का प्रयास किया कि BCl3 हो या BBr3 हो, Bi3 हो, इनमें किसी का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आर्थोबोरिक एसिड बनता है और HX बनता है, ठीक है। उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल भी रखा आपके सामने, जैसे BCl3 है, वाटर से रिएक्शन किया, तो यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ, वाटर जब रिएक्शन किया तो यहाँ पर देखा जाए तो HCl बाहर निकल गया, OH इससे जुड़ गया। अब जहाँ Cl था वहाँ OH जुड़ गया, देखना
फिर वही काम फिर आगे बढ़ा दो, फिर वाटर इससे जब जुड़ने का प्रयास किया तो एक देखो HCl फिर निकला, फिर OH जुड़ गया, फिर और आगे बढ़ जाओ भैया, फिर देखो वाटर जब इससे जुड़ना चाहा तो यहाँ पर जो एक क्लोरीन था ये HCl बना के बाहर निकल गया, OH जुड़ गया, इस तरीके से फाइनली ये बन जाए। इसको यदि इतना दुनियादारी न लिख के आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि BCl3 जो हमारा था, BCl3 जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ सीधा सीधा 3 मोल वाटर ले लो बेटा, 1 मोल BCl3 का 3 मोल वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका H3BO3 बना और 3HCl निकल के बाहर आ जाएगा। मैंने यही लाइन बोला था कि BF3 को छोड़ करके, BF3 की हाइड्रोलिसिस बहुत आसानी से नहीं हो पाती, कारण भी बताया, क्योंकि BF3 में जो बोरान फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो बहुत छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा होने से बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इस वजह से इसकी हाइड्रोलिसिस बड़ी डिफिकल्टी से होती है, और होती भी है तो ये 2 प्रोडक्ट ये बनते हैं, H3BO3 और HBF3। लेकिन BF3 को छोड़ के जितने बोरान के और हैलाइड हैं इनका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये वाले प्रोडक्ट बनते हैं, H3BO3 और हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनता है, HBr, HF, HCl इस टाइप से। ये देखो यहाँ पे हमने रिएक्शन भी करा दिया कि BCl3 का रिएक्शन जब वाटर से कराया है, स्टेप वाइज पहले लिखा, यदि आप स्टेप वाइज एक बार समझ लेंगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि क्या रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है। फाइनली हमारा जो रिएक्शन हुआ ये बन रहा है। हमने कहा यहाँ BCl3 नहीं हो के BBr3 हो जाए, अरे कोई ले लो, BBr3 यदि ले लोगे भाई तो ये हो जाएगा, BBr3 ले लो भैया, BBr3 ले करके भाई इसका रिएक्शन जब हमने वाटर से करा दिया तो ये रिएक्शन में हमारा फिर वही बनेगा, H3BO3 बनेगा और 3HBr बन जाएगा। ऐसे रिएक्शन बेटा आप करा दो। ये रिएक्शन जो लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखना। अभी जब मैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ आर्थोबोरिक एसिड की जब बात करूंगा, आर्थोबोरिक एसिड आएगा भाई, बोरान के जब के कंपाउंड में 3 कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो आपका इंपॉर्टेंट है बोरेक्स, दूसरा है आर्थोबोरिक एसिड और तीसरा है डाइबोरेन। ये 3 ही जो बोरान के कंपाउंड है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में इन्हीं की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी इन्हीं के बारे में बताया गया है, और उन्हीं 3 का हम स्टडी आपको यहाँ पे कराएंगे और आपको इन्हीं 3 के बारे में पढ़ना भी है, ठीक है। तो चलो भाई, तो ये BBr3 का रिएक्शन जब हमने वाटर से हाइड्रोलाइज कराया भाई तो H3BO3 बना। ये देखो ये भी यही है आर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ऐसे आप ले लो BI3 ले लो, तो ये BI3 देख लो, तो BI3 हो, इसका भी वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे, स्टेप वाइज रिएक्शन कराना चाहो, एक Cl हटेगा OH आएगा, एक I हटेगा OH आएगा, फिर एक I हटेगा OH आएगा, फिर I हटेगा OH आएगा, फाइनली जो रिएक्शन हमारा बनेगा वो बनेगा H3BO3। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फाइनली बनेगा वो बनेगा, ठीक है, ऐसा रिएक्शन हो जाए। तो ये पूरी हाइड्रोलिसिस की बात है, देख लेना। एक तरीके से जो हाइड्रोलिसिस हमने 3rd A ग्रुप के हैलाइट की कराई है, तो यही आगे चल के प्रिपरेशन ऑफ आर्थोबोरिक एसिड की जब बात करूँगा तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि जब हम किसी भी 3rd A ग्रुप के हैलाइट्स की हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर आर्थोबोरिक एसिड बनता है। देखो हर जगह आर्थोबोरिक एसिड बन रहा है, ये बात की जानकारी। अब हम कुछ स्पेशल आपको पॉइंट बताएंगे 3rd A ग्रुप के हैलाइट। तो स्पेशल पॉइंट क्या है बेटा, देख लो, स्पेशल पॉइंट ऑफ हैलाइट्स ऑफ 3rd A ग्रुप। 3rd A ग्रुप के जो हैलाइट्स हैं उनका कुछ स्पेशल पॉइंट क्या है भाई। स्पेशल पॉइंट में पहला तो यही है कि हम लोग कहते हैं कि 3rd A ग्रुप जो होते हैं ये MX3 टाइप के हैलाइट बनाते हैं, और MX3 टाइप के जो हैलाइट्स होते हैं बेटा, इनका यदि हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, MX3 टाइप का हैलाइट का मतलब BCl3, BBr3, BF3, AlCl3 इस टाइप से बनता है, ठीक। तो MX3 टाइप का यदि हैलाइड है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की पहली बात करें तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता। कैसे आपको मालूम होगा, ये देखो सब हैलोजन जितने भी जुड़ते हैं सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ते हैं, और यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, और हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp2 है। इसका मतलब सेंट्रल एटम जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है यह। तो एक बात तो ये जानकारी रखना, एक सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि जो भी MX3 टाइप के हैलाइड हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होगा, sp2 लिखा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दूसरी बात होता है कि यह नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों होते हैं भाई, ये जान लो, ये नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। ये जो 3rd A ग्रुप के हैलाइड्स होते हैं MX3 टाइप के, ये नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, कैसे नॉन पोलर होते हैं, जैसे मैंने ले लिया
AlCl3 ले लो। AlCl3 में देखो एल्युमिनियम से 3 क्लोरीन ये जुड़ गए, और देखना क्या सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर है, नहीं। और आप कहते हैं यदि किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो और सराउंडिंग एटम सेम हो, तो फिर कहना ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। क्यों नॉन पोलर होता है? क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट जो है निकालोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ 0 आता है। नेट डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू 0 हो जाएगा, और जब म्यू 0 होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। तो इस तरीके से हम एक जनरल सा आइडिया आपके सामने रखे हैं कि MX3 टाइप के जो हैलाइड्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सेंट्रल एटम का? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके बाद एक बात और बोलूँगा कि इनका जो देखा जाए MX3 टाइप के हैलाइड जनरली एक कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है बेटा, ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, ये बात की जानकारी रख। अब ये तो कुछ स्पेशल बातें हैं जो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो BF3 हो, चाहे वो BCl3 हो, चाहे वो LCl3 हो, हर जगह एक कॉमन बात मैंने कहा MX3 टाइप के हैलाइड होंगे तो 2-3 बातें याद रखना कि सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज होगा। हाँ, इसकी जियोमेट्री की बात करते हैं तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इसका जियोमेट्री जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है नहीं, तो इसका जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ये इसका जियोमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो जियोमेट्री भी याद रख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी याद रख सकते हैं, पोलरिटी पोलर है कि नॉन पोलर ये भी रखना याद। और इसके जो कंपाउंड होते हैं जनरली मैं बोल रहा हूँ ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं इनके, ध्यान से ये समझ लें। अब आइए जरा से बेटा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आपको बात करेंगे कि बोरान के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। 2 पॉइंट बताना चाहूँगा केवल बोरान के बारे में। स्पेशली बोरान फैमिली में बोरान ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT में देखा जाए तो बोरान के ही कंपाउंड के बारे में कई बार सवाल बने। तो पहले तो आप चलो भाई बोरान के बारे में देख लो। बोरान जो होता है इसके पहले हम बात करें, पहला पॉइंट पे बताएंगे तो कहना इसके 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। बोरान हैव 2 एलोट्रॉप्स, हैव 2 एलोट्रॉप्स। बोरान के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला पॉइंट बता रहा हूँ, बोरान हैव 2 एलोट्रॉप्स। ठीक है, 2 एलोट्रॉप्स इसके कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है इसमें क्रिस्टलाइन बोरान होता है, एम्फोटेरिक बोरान होता है। ठीक है, ये बोरान के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक और क्रिस्टलाइन, सॉरी अमार्फस, अमार्फस, एम्फोटेरिक बोल रहा हूँ, सॉरी अमार्फस। अमार्फस एक तो बोरान होता है और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन बोरान और अमार्फस बोरान होते हैं। और जो अमार्फस और क्रिस्टलाइन में अमार्फस की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, बोरान और ये जो क्रिस्टलाइन बोरान होता है बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। खैर इसकी बात ही नहीं करना, बस आप जानकारी में रखना। बोरान के 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, और 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में कौन कौन से होते हैं बेटा, तो ये जानकारी रखना। एक तो अमार्फस बोरान और एक क्रिस्टलाइन बोरान। नेक्स्ट बात आपको करूं बोरान के बारे में, तो इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। बोरान हैव 2 आइसोटोप्स, जनरली इसके 2 आइसोटोप होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, और 2 आइसोटोप्स में यदि बात करें तो एक तो होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं बोरान 10 और एक होता है बोरान 11। भाई यही तो है बोरान 10 और बोरान। आइसोटोप्स का मतलब एलिमेंट ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो बोरान के 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, B10 और B11। अच्छा, B12 जो B10 होता है ये लगभग इसका अकरेंस 20% होता है, और जो B11 होता है ये 80%। नेचुरल अकरिंग की बात करें तो ज़्यादा अकरेंस इसका होता है, ये ज़्यादा पाया जाता है। तो माने B10 करीब अप्रॉक्स 19.9 समथिंग होता है, अब 20% बोल सकते हैं। ये 20% नेचुरल अबंडेंस इसका है, और इसका नेचुरल अबंडेंस 80% के लगभग है। तो बोरान के 2 आइसोटोप्स होते हैं। हम आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरान की बात करेंगे, थोड़ा सा ज़रा देख लो। एक हेडिंग है एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरान। बोरान को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़रा ये देख लो, या प्रिपरेशन लिख लो सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बोरान सीधा सीधा लिख सकते हो आप कि एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरान या प्रिपरेशन ऑफ बोरान की बात कर लो। बोरान को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं वो बात करेंगे यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ बोरान। तो बोरान को बनाने की हम 3 बात रखेंगे यहाँ पर आपके सामने। पहला तो बेटा एक होता है कि हम ये B2O3 ले लो, जिसको हम बोलते हैं कि B2O3 को हम यहाँ पर देखें कि इसका बोरिक एनहाइड्राइड इसको आप बोलते हैं। B2O3
B2O3 इसका हम रिडक्शन कराते हैं। तो पहला हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड का रिडक्शन करा दो विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है दैट इज जैसे मैंने बोला कि जैसे फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब इस B2O3 को आप रिड्यूस कराएंगे तो यहाँ पे बोरान का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि ये जो B2O3 है जिसको हम बोल रहे हैं कि B2O3 जब रिड्यूस होता है, ये देखो B2O3 का मान लो रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम से इसको रिएक्ट करा दो तो पोटेशियम क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3, निकाल के देखना। ठीक है, बोरिक एनहाइड्राइड की बात चल रही भाई, B2O3 इसमें बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम से जब रिएक्शन आप कराओगे बेटा तो ये बन जाएगा आपका बोरान बन जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए बैलेंस करके यदि हम लिख दें तो ये हो जाएगा 3K2O बन जाएगा। ये पोटेशियम का ये बन गया ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। यहाँ बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। तो देखा जाए तो भाई +3 से 0 में चला गया तो क्या हुआ, रिडक्शन ही तो हुआ। इसका मतलब हुआ कि बोरिक एनहाइड्राइड जो है इसका यदि हम रिडक्शन करा देते हैं कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब इसको हम रिड्यूस कराते हैं तो देखिए यहाँ बोरान का फॉर्मेशन हो, बोरान हमें मिल गया। यही हमें फाइनली चाहिए था, मेरा हेडिंग ही था प्रिपरेशन ऑफ बोरान या एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरान। बोरान को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक तो ये तरीका बताया कि हम बोरिक एनहाइड्राइड लेकर के उसका रिडक्शन करा दें किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बोरान बन जाएगा। एक दूसरा आपको बताऊंगा इसका प्रिपरेशन, बोरान को एक्सट्रैक्ट करते कैसे हैं, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो एक तरीका बेटा और याद रखना कि यदि हम BCl3 का रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन से, BCl3 लेकर के हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें तो भी यहाँ पर बोरान बन जाता है। देखिए मैं रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ कि BCl3 का जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे कराते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बोरान एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है, बोरान बनता है। ये देखो बोरान बन गया। और यहाँ पर यदि हम ये रिएक्शन को बैलेंस करके लिखें तो देखना ज़रा सा, यहाँ पर रिएक्शन को यदि बैलेंस करें तो ये हमारा रिएक्शन बन जाता है बेटा। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर याद रखना, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम BCl3 का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो बोरान एक्सट्रैक्ट होता है। और उसके बाद एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब मैं डाइबोरेन की बात करूँगा तो वहाँ पे बात आएगी कि डाइबोरेन को जब हीट करते हैं, डाइबोरेन को कहते हैं हीटिंग कर दो, हीटिंग ऑफ डाइबोरेन माने B2S6। डाइबोरेन को जब हम हीट करते हैं, B2S6 ये डाइबोरेन का फार्मूला है, जब इसको हम हीट कर देते हैं तो ये देखो B2S6 है, जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई, तो यहाँ पे भी बोरान एक्सट्रैक्ट हो जाता है बेटा। ये हमारा रिएक्शन, तो ये हम भी टेम्परेचर के रखते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर यहाँ भी रखते हैं। तो बोरान का एक्सट्रैक्शन का हम 3 हेडिंग आपको जो लिख रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला ये आपको कंटेंट में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसका एक्सरसाइज देखेंगे तो बोरान के एक्सट्रैक्शन की ये रिएक्शन वहाँ पे दी गई है एक्सरसाइज में, NCERT के एक्सरसाइज में दी गई। तो इसीलिए मैं आपको बता दिया कि बोरान को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने 3 आपके सामने रिएक्शन लिखे हैं। एक तो बोरिक एनहाइड्राइड का रिडक्शन कराने से बोरान बनता है, दूसरा मैंने बताया कि BCl3 का जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे तब भी बोरान एक्सट्रैक्ट होता है, बनता है। फिर हमने कहा कि डाइबोरेन को जब हीट करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पर वहाँ से भी बोरान एक्सट्रैक्ट होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ बोरान के कंपाउंड की बात करूँगा। अब ये बात आ जाए कंपाउंड ऑफ बोरान, या बोरान कंपाउंड लिख दें यहाँ पे सीधे, बोरान के कंपाउंड, बोरान कंपाउंड की बात करें बेटा तो यहाँ पर जनरली बोरान 3 तरीके का मेन कंपाउंड ये बनाता है और जिसकी स्टडी हम 1 बाय 1 करेंगे। बोरान कंपाउंड में एक तो हमें पहले पढ़ना है बोरेक्स के बारे में, दूसरा हमें बोरान का कंपाउंड पढ़ना है जिसको आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 की बात करेंगे, आर्थोबोरिक एसिड। तीसरा बोरान का कंपाउंड पढ़ेंगे B2S6 डाइबोरेन के बारे में।
ठीक है। तो ये 3 बोरान के कंपाउंड हैं जो कि हमें देखा जाए तो इनके प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल स्टडी करनी। इसको बोरेक्स है ये, और ये आर्थोबोरिक एसिड और डाइबोरेन। ठीक, यहाँ पर बनाना बॉन्ड वगैरह मिलेगा, थोड़ा स्पेशल केस ये भी है। तो ये तीनों बोरान के कंपाउंड की 1 बाय 1 स्टडी करनी है। तो चलिए हम पहला डिस्कशन बोरेक्स के बारे में करने चल रहे हैं। ये बोरान का कंपाउंड, पहला कंपाउंड जो है बेटा हम बोरेक्स उठा रहे हैं। क्या कि बोरेक्स जो है ये बोरान कंपाउंड है, बोरान का। बोरेक्स का देखा जाए तो इसका फार्मूला यदि हम लिखते हैं तो ये फार्मूला है Na2B4O7.10H2। ये हमारा बोरेक्स है, Na2B4O7.10H2। इसको हम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट, इसको नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं। इसका नाम है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट बोल सकते हैं। बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7.10H2। ठीक, अच्छा 2 बातें और यहीं पे लिख दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा, वैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, लेकिन सुन लीजिएगा, ये जानकारी आप दिमाग में रखना कि Na2B4O7.5H2 हो जाए। यहाँ पे 10H2O था तो बोरेक्स बोल रहे थे, बाकी Na2B4O7.5H2 जो होता है इसको हम ज्वेलर्स बोरान बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ज्वेलर्स बोरान कहते हैं या बोरेक्स कहते हैं, ज्वेलर्स बोरेक्स कहते हैं, ज्वेलर्स बोरेक्स कहते हैं इसको, बोरान नहीं, ज्वेलर्स बोरेक्स कहते हैं। और केवल यदि हो जाए Na2B4O7 केवल हो जाए तो इसको हम ग्लासी बोरेक्स कहते हैं, ग्लास बोरेक्स कह सकते हैं, ग्लास बोरेक्स कहते हैं। ठीक है भैया, ये याद रखना। खैर बहुत इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, लेकिन एक एडिशनल बात मैंने बता दिया कि Na2B4O7.5H2 है तो ये ज्वेलर्स बोरेक्स, और यदि Na2B4O7 केवल लिखा है तो ये ग्लास बोरेक्स है। और मुझे खैर ये पढ़ना नहीं है इन दोनों को, हमें तो मेनली स्टडी जो करना है वो स्टडी करना है बेटा बोरेक्स के बारे में। और बोरेक्स का जो फार्मूला है वो है Na2B4O7.10H2। इसका केमिकल नेम यदि लिखा जाए तो यह है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो लिखा ही है, लेकिन इसको मैं लिखने के लिए ये फार्मूला मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे देखना जरा सा, Na2 यहाँ पर लिख दिया B4 और O5 और यहाँ OH का होल 4, ये लिख करके यहाँ पे लिख दिया 8H2। यही सेम फार्मूला है, बस लिखने का तरीका देखो, इस तरीके से लिख दिया Na2B4O5 OH होल 4.8H2। ये भी बोरेक्स का ही फार्मूला है, तो याद रखना इस बात को। हाँ, अब आइए जरा सा इसको मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका बनाना चाहूँगा। ये जो बोरेक्स है इसका स्ट्रक्चर जरा बना के दिखाऊँ बेटा। स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का जो स्ट्रक्चर है इससे कई सवाल बन जाते हैं, वो जरा ध्यान से देखो। बोरेक्स का स्ट्रक्चर पर जहाँ पे हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर, जब पहली बात एक आयनिक कंपाउंड है, ध्यान से सुन, जब ये आयनिक कंपाउंड है ब्रेक करेगा तो एक तरीके से बन जाएगा 2Na+, और ये जो एनायन पार्ट है वो लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका BO, स्ट्रक्चर पूरा बना के दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये हो जाएगा BOB और यहाँ पर आ जाएगा O, फिर B, फिर O और B, A बन जाए। और यहाँ पर 4 OH जुड़े हैं तो चारों OH देखो, एक यहाँ जोड़ दिया, एक OH यहाँ जुड़ गया, एक OH हमारा यहाँ जुड़ गया। ठीक है, OH एक नीचे, यहाँ पे OH जोड़ दो भाई, OH 4 OH। ये जोड़ने के बाद ये पूरा देखा जाए तो ये 2+ है तो इस पर 2- लगा दो। यहाँ 2- ना लगाना चाहो यदि तो आप यहाँ पे बोरान के ऊपर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लगा सकते हैं। खैर मैं आपको एनसीईआरटी में यही लगा, यहाँ माइनस लगा, लेकिन मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ माइनस, बात तो वही है। ठीक है, ये बन गया, और डॉट यहाँ पर लगा देना, क्या ये स्ट्रक्चर डॉट आपके सामने बना दिया, यहाँ पर हो जाएगा .8H2। सेम वही जो देखो, फिर से मैं एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ। मैं बोरेक्स का, बोरान का 3 कंपाउंड हमें मेनली पढ़ने हैं,
एक बोरेक्स है, दूसरा आर्थोबोरिक एसिड है, तीसरा डाइबोरेन है, जिसमें तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको पूरे चैप्टर में देखा जाए तो कंपाउंड के नाम पर इन्हीं तीन की स्टडी मेनली करनी है। तो आइए भाई, पहला तो हो गया बोरेक्स, तो जिसमें हमने कहा इसका फार्मूला ये लिखा है Na2B4O7.10H2। इसका केमिकल नेम यदि लेना चाहें तो इसको सोडियम टेट्राबोरेट या सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। अच्छा, एक बात और बोलूँगा, इसी बोरेक्स को, इसको हम लोग जो है बोलते हैं टिंकल बोलते हैं इसको हम, इसका नाम है टिंकल, ठीक है, टिंकल भी कह सकते हैं, या इसी को सुहागा बोलते हैं, सुहागा कहते हैं, ठीक है, इसी को सुहागा बोलते हैं, सुहागा, ठीक है बेटा, सुहागा कह सकते हैं या टिंकल भी कहते हैं, बोरेक्स का ही नाम है ये सब कॉमन नेम है, खैर टिंकल, ठीक है। चल, अब बात आती है कि बोरेक्स को ही टिंकल या सुहागा कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है वो बता दिया, इसका केमिकल नेम याद रखना, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला इसका, और इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने बना है। पहली बात करना कि आयनिक कंपाउंड है, देख लेना, इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर 2Na+, बाकी ये लार्ज ब्रैकेट में देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये हमारा देखो वही तो हो गया Na2B4O5 में देखो 1 2 3 4, हाँ O5 है 5, तो एक ऑक्सीजन आप यहाँ पे और जोड़ देना, ए ऑक्सीजन, देखो B4O5, अब फाइनल स्ट्रक्चर देखो बन रहा है O5 1 2 3 4 5, OH का होल 4, तो एक OH यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 OH हो गया, बाकी 8 वाटर मालिक्यूल बाहर लिख दिया। हाँ, यहाँ पे नेम यदि हम इनका नंबरिंग करना चाहें, वैसे ज़रूरी नहीं, लेकिन करना चाहो तो कर दो, थोड़ा सा स्पेसिफाइड हो जाएगा। ए बोरान A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। अब यहाँ पे कई सवाल बनते हैं। अब क्या क्या सवाल बनेगा ज़रा सा देखो। पहला इसमें सवाल तो ये बन जाएगा बेटा, ये जो बोरेक्स है इसमें पहला नंबर का सवाल ये आया कि बताओ कितने इसमें बोरान ऐसे हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कितने बोरान ऐसे हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की जब बात करेगा तो यहाँ देख कि कितने ऐसे बोरान हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो कहना यार जो 1 नंबर और 3 नंबर पे जो बोरान है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे देखना, इसीलिए नंबरिंग लिख दिया कि आपको स्पेसिफाइड हो जाए कि 1 नंबर और 3 नंबर पर जो बोरान है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब 4 बोरान थे जिसमें 2 बोरान जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। 1 और 3 नंबर वाले बोरान यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसका मतलब 1 और 3 नंबर पे जो बोरान हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। दूसरे नंबर पे आइए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कहना यहाँ ये जो दूसरे और चौथे नंबर पे जो बोरान आपको दिख रहा है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे भाई देख लो, यहाँ पर देखो 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहो तो sp3 होगा। इसका यदि हाइब्रिडाइजेशन आप लिखना चाहें, थोड़ा कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, ये हाइब्रिडाइजेशन इसका यदि लिखोगे तो कहना ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका भी चौथे नंबर वाले बोरान की यदि हाइब्रिडाइजेशन लिखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाँ, इस वाले बोरान का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इस वाले बोरान का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो कुल मिला के कहने का मतलब 4 बोरान में 2 बोरान sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं, और यहाँ पर 2 बोरान ऐसे हैं जो दूसरे और चौथे नंबर वाले बोरान हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो जरा सा। अब इसमें एक सवाल और बनता है कि बताओ इसमें BOB बॉन्ड कितने हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ BOB बॉन्ड पूछा जाता है। तो BOB बॉन्ड कितने भाई, पूरे स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें BOB बॉन्ड कितने। 5 BOB बॉन्ड हैं, BOB 5 देखो बॉन्ड हैं। BOB बॉन्ड एक ये है, एक दूसरा BOB बॉन्ड ये है 2, BOB 2 बॉन्ड हो गया, BOB 3, BOB 4, ये देखो BOB ये भी है 5। इसका मतलब टोटल BOB बॉन्ड यहाँ पे 5। उसके बाद बात आती है कि बताओ नंबर ऑफ, चौथे नंबर पे एक सवाल और भी बना सकते हैं कि बताओ बोरेक्स में नंबर ऑफ BO बॉन्ड कितने, BO बॉन्ड के नंबर पूछ ले कितने हैं। तो BO बॉन्ड के नंबर बेटा 14 होंगे। कैसे देखो BO बॉन्ड 10, तो यही पहले बात देख लो, यहाँ पे 10 में ये देखो 10 कैसे, पहले 14 कैसे है पहले वो बताऊंगा। पहले 10 देखो कहाँ से आ रहा है। पहले तो ये देखो BOB बॉन्ड में एक BOB बॉन्ड है, लेकिन यहाँ 2 BO बॉन्ड है, एक BO बॉन्ड यहाँ, एक BO 2, तो एक BOB बॉन्ड में 2 BO बॉन्ड है।
तो एक BOB बॉन्ड यहाँ था, एक BOB बॉन्ड यहाँ, एक BOB बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, तो 5 BOB बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ से 10 क्या हो गए, 10 हो गए आपके BO बॉन्ड। अच्छा, एक BOB बॉन्ड यहाँ, 10 नहीं, आचारित हुए, 1 2 3 4 8 हो गए ना। इधर देखो, यहाँ BOB बॉन्ड में 2 BO बॉन्ड, 2 यहाँ 4, 2 यहाँ BO बॉन्ड 6, 2 यहाँ 8, हाँ 2 यहाँ पर है। इधर देखो, ये BOB बॉन्ड में 2 हो गए तो कितने हो गए, 10 BOB बॉन्ड तो सर हमें दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं 14 होंगे, तो 4 और कहाँ से होंगे, एक यहाँ देख लो, BO बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप बॉन्ड देखेंगे बेटे, यहाँ पर ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपको जो थोड़ा ओपन करके बना दूँ, तो ये OH यहाँ तो है, OH ही जो जुड़ा था, तो देखो यहाँ भी B और O के बीच का बॉन्ड है, और एक यहाँ OH है, तो देखो यहाँ B और O के बीच बॉन्ड है। यहाँ पे जब स्ट्रक्चर ही बनाओ, साफ साफ लिखोगे, तो यहाँ भी ये OH जो जुड़ा था, यहाँ भी देखो B और O से जुड़ा है, तो टोटल 14 BO बॉन्ड होंगे। B सिंगल बॉन्ड O की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से बॉन्ड की बात कर सकता है, तो एक तो BOB बॉन्ड करे तो टोटल पूरे स्ट्रक्चर में 5 BOB बॉन्ड है। हाँ, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहे नंबर ऑफ B सिंगल बॉन्ड हो, माने BO बॉन्ड कितने हैं, तो 14 हो गए। अब उसके बाद एक पूछता है कि इसमें B और B के बीच ऑक्सीजन जो ब्रिजिंग एटम, ब्रिज एटम ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं। तो नंबर ऑफ, 5वें नंबर पे एक सवाल बनता है, नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम बिटवीन BB, बिटवीन बोरान एटम, बोरान एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम है, ये पूछ रहा है। तो बोरान एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम है भाई, देख लो। तो एक तो ये बोरान के 2 एटम है जिनके बीच में एक ऑक्सीजन है, ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन। यहाँ भी देखो ब्रिज ऑक्सीजन ये भी है, यहाँ भी देखो ये ब्रिज ऑक्सीजन है, ये भी ब्रिज ऑक्सीजन है। तो बोरान के बीच में नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन की बात कर रहा है। तो एक तो यहाँ पे देखो, ये बोरान के बीच में एक ब्रिज ऑक्सीजन ये है, दूसरा बोरान के बीच का ये ब्रिज ऑक्सीजन है, ये तीसरा देखो ये बोरान के बीच का बोरान के बीच का ब्रिज ऑक्सीजन, चौथा यहाँ देखो बोरान के बीच में ब्रिज ऑक्सीजन, एक ये भी देख लो बीच में जो लिखा है बोरान के बीच में ब्रिज ऑक्सीजन। तो टोटल पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम ये पूछा है, ब्रिजिंग नहीं लिखो, ज़्यादा उचित टर्म होगा कि ब्रिज लिख लो। ब्रिज ऑक्सीजन एटम कितने होंगे बोरान एटम के बीच में, तो इनकी संख्या होगी कितने बेटा, 5। ठीक, तो ये ओवरऑल सवाल यहाँ से बन सकते हैं। बोरेक्स के हमने फार्मूला की बात कर दिया, उसका केमिकल नेम क्या था वो बता दिया, इनका एक कॉमन नेम जनरल नेम ट्रिनकल या सुहागा कहते हैं। इस फार्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉन कर दिया, ये सामने स्ट्रक्चर है, कितने बोरान हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कितने बोरान इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और उसके बाद हमने पूछा कि BOB बॉन्ड के नंबर कितने हैं स्ट्रक्चर के अंदर। फिर एक बात यहाँ पर आई कि भाई इसमें कितने B सिंगल बॉन्ड हो, BO बॉन्ड कितने हैं वो बता दिया। फिर उसके बाद ब्रिज ऑक्सीजन बोरान के बीच में जो ब्रिज ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो बता दिया। ये पूरा का पूरा समरी आपके सामने। हाँ, यहाँ पर एक सवाल और बनता है, वो भी जानकारी में रखना, इसका जो n फैक्टर होता है, ये 6ठे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ कि बोरेक्स का n फैक्टर कभी पूछे क्या होगा तो 2 होगा। बोरेक्स का n फैक्टर की बात आती है तो बोरेक्स का n फैक्टर 2 होगा। अरे याद नहीं करो यार, इसमें जब तोड़ोगे तो क्या होगा, 2Na+ आयनिक कंपाउंड है, 2Na+ और वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखो -2 लगा, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। 7वें नंबर पे एक बात याद रखना कि इस कंपाउंड में जितने भी 4 बोरान थे, सभी बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच बोरान इन कंपाउंड, उस कंपाउंड में जितने भी बोरान है प्रत्येक बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। आपके मन में एक डाउट आएगा, सर ये बताओ, यहाँ देखो, एक मिनट देख लो जरा, एक बात तो यहाँ से तो क्लियर हो जाएगी, देखना जरा सा स्पष्ट बताना चाहूँगा। यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा। क्यों भाई, क्यों आ जाएगा, देखो जरा सा, एक मिनट जरा प्रयास करिए समझने का। तो एक तो ये देखो बोरान 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन बोरान का ये ऑक्सीजन खींच लेगा,
तो इस पर प्लस आएगा, एक इधर खींच जाएगा, ऑक्सीजन ने खींचेगा, ऑक्सीजन बोरान का इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर प्लस आएगा, एक इधर आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर तो 3 प्लस हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में +3 होगा। यहाँ भी बोरान 3 ऑक्सीजन से डायरेक्टली देखो जुड़े हैं और तीनों ऑक्सीजन बोरान से एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, तो इस पर टोटल जो चार्ज अपीयर होगा वो +3 होगा, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन में +3 हो जाएगा। कहना सर यहाँ पर तो दिक्कत हो रही है हमें समझने में, क्या कि यहाँ पर 4 बॉन्ड बने हैं और चारों ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो देखो एक ऑक्सीजन इधर 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 इधर, तो 4 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस पर तो ऑक्सीडेशन में +4 आना चाहिए। तो कहना नहीं साहब +4 नहीं आएगा, क्योंकि जब स्ट्रक्चर में बना रहा था तभी आपको इंडिकेट किया था, यहाँ -2 जो आपने लगाया यहाँ न लगा के एक माइनस आप बेटा यहाँ लगा दो, एक देखो 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 एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, 2 माइनस जो था वो यहाँ लगा दो। अच्छा यहाँ माइनस चार्ज पहले से है, यहाँ भी माइनस चार्ज है, ध्यान से देखना, एक एक माइनस तो हैं। अब क्या हुआ देखो 4 ऑक्सीजन डेफिनेटली यहाँ जुड़े थे, एक इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा, इस पर +1 आएगा, यहाँ -1, यहाँ पे आएगा +1, यहाँ -1, यहाँ पर ये आएगा, ये देखो यहाँ पर आएगा -1, यहाँ +1, ये ऑक्सीजन खींचेगा -1, यहाँ +1। तो कहना यार 4 प्लस हैं लेकिन एक माइनस भी तो है, तो 4 प्लस और एक माइनस, तो फाइनली नेट चार्ज इस पर बोरान पे कितना आएगा, +3 आएगा। इसी और वही केस यहाँ भी है, 4 ऑक्सीजन देखो यहाँ बोरान से जुड़े हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब खींचेंगे, +4 आएगा और एक माइनस पहले से है, तो +4 एक माइनस क्या होगा, +3 यहाँ पे चार्ज अपीयर होगा, नेट चार्ज, और जो नेट चार्ज अपीयर है वही तो है ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में यदि सवाल कभी भी बने, कोई सवाल बना दे, इतना जितना मैंने लिखा है इन्हीं में से आप कोई सवाल मिल जाएगा, आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की भी बात कर दिया, एन फैक्टर की भी बात कर दिया, नंबर ऑफ बी सिंगल बॉन्ड ओ कितने होंगे, BOB बॉन्ड कितने होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरान कितने होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरान कितने होंगे, और यहाँ पे बोरान बोरान के बीच में ब्रिज ऑक्सीजन एटम के नंबर कितने होंगे, ये सब पूरा कहानी हो। तो ओवरऑल बेटा ये जितनी बात आपने अभी देखी है, समझी है, ये बोरेक्स के बारे में मैंने बताया। यदि सवाल बनता है आप याद कर लें, अच्छे से यहाँ से सवाल निकल जाएगा। तो ओवरऑल आइए जरा से एक बात और डिस्कशन करना चाहूँगा। अब मैं प्रिपरेशन की बात करूँगा कि बोरेक्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो 2 बड़ा प्रिपरेशन मेथड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उस पर चर्चा करूँगा। तो पहला है बेटा प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का प्रिपरेशन की बात करूँ तो पहला प्रिपरेशन याद रखना कि जब हम रिएक्शन, अच्छा वैसे जनरली हम बोलते हैं कि कोई बोरान कंपाउंड हो, बोरान कंपाउंड का रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट से करा देते हैं तो वहाँ पर बोरेक्स बन जाता है। लेकिन मैं 2 रिएक्शन आपको स्पेशल लिख रहा हूँ, याद रखना। एक तो है कि जैसे आप कहना कि एक तो होगा कि फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये फ्रॉम आर्थोबोरिक एसिड से हम बोरेक्स बना लेते हैं। कैसे भाई सुनो, आर्थोबोरिक एसिड मतलब समझ रहे होंगे H3BO3, कहीं ऐसे नहीं लिखा होगा तो ये लिखा होता है H3BO3 को यदि लिखना हो तो तुम लिख सकते हो BOH का होल 3 भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिखा होता है। ठीक है बेटा, तो H3BO3 ये आर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन मैंने कहा पहले आर्थोबोरिक एसिड से कराते हैं। पहला देखो रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ H3BO3 जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, ध्यान से देखना, H3BO3 जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से रिएक्शन करता है, बैलेंस करके मैं रिएक्शन यदि लिखूं तो देखना जरा सा, तो ये रिएक्शन में हमारा बन जाएगा Na2B4O7, ये हो गया Na2B4O7, यही तो है बोरेक्स का फार्मूला, यही तो होता है। वाटर भी जोड़ दो, 10 मोल वाटर भी साथ में होता है, वो हाइड्रेटेड बोरेक्स होता है। ये तो एनहाइड्रस कुल मिला के बोरेक्स है। ये Na2B4O7 बना, तो Na2B4O7 बन गया बेटा। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, यदि बनाओगे तो यहाँ पे CO2 बन गया। ठीक है, CO2 बन गया, एक ऑक्सीजन यहाँ का, और यहाँ बच गया आपका 12, इसका मतलब 6H2O बन। ये हमारा पूरा बैलेंस रिएक्शन है कि जब हम आर्थोबोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो ये देखो हमारा बोरेक्स हमें बनाना था, बोरेक्स हमारा बन के तैयार हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। कुल मिला के आर्थोबोरिक एसिड से हम बोरेक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, इसका नाम बोरेक्स कह लो, या इसी को हम केमिकल नेम इसका लिखें तो यह है सोडियम टेट्राबोरेट भी बोल सकते हैं इसको। चलिए
आगे बढ़ जा रहा हूँ। एक रिएक्शन आपको और लिखूंगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोरेक्स बनाने का। उस रिएक्शन के बारे में जरा देखो भाई। कोलिमेनाइट एक होता है, कोलिमेनाइट, जिसका फार्मूला होता है Ca2B6O11। ये कोलिमेनाइट है और इसका रिएक्शन भी मैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से कराता हूँ। बैलेंस करके यदि रिएक्शन लिखें तो ये देखो कोलिमेनाइट है, कोलिमेनाइट का रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो यहाँ से भी बोरेक्स बनता है। देखना कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर कोलिमेनाइट का जब हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो पहली बात तो ये 2CaCO3 बन जाएगा, 2CaCO3 बन गया। फिर यहाँ पर बना बेटा Na2B4O7 बन गया, Na2B4O7 बना। अभी दो यहाँ पर बोरान बचे हैं, तो अब एक प्रोडक्ट और बन जा रहा है यहाँ पर, ये बनेगा 2NaBO2। इसका नाम है सोडियम मेटाबोरेट। तो ठीक है, मेन जो हमारे प्रोडक्ट बनाना थे बन गया। ये देखो बोरेक्स बनाना था, वो बोरेक्स बना। तो बोरेक्स का जो प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन के नाम पर ये दोनों रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट। एक रिएक्शन तो ये बताया मैंने कि बोरिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराओ, देखो बोरेक्स बन रहा है। दूसरा रिएक्शन बेटा मैंने बताया कि कोलिमेनाइट का रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो यहाँ भी बोरेक्स बन रहा है। ये तो बोरेक्स है, या इसको हम बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट। ये हमारा नाम लिखना चाहें तो ये है सोडियम टेट्राबोरेट, जिसको हम बोरेक्स कहते हैं। इधर देखो सोडियम टेट्राबोरेट एक तो बन गया। दूसरा एक रिएक्शन ये है सोडियम मेटाबोरेट है, इसका नाम है सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है भाई, अब चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। खैर हमारा जो ये सब की बात नहीं, सब साइड प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट हैं। मेन कंपोनेंट तो हमारा इसी पे फोकस करिए कि यही बनाना था। यहाँ पे ये सब साइड प्रोडक्ट है, मेन कंपोनेंट ये बनाना था। तो प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स में, तो ये दोनों प्रिपरेशन अति महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक, अब आइए जरा सा इनकी हम प्रिपरेशन के बाद आगे बढ़ते हैं तो इनकी हम थोड़ी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आइए जरा सा प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की जरा प्रॉपर्टी देख लो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। ठीक है भाई, तो आइए प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी तो ये है बेटा, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखा है, याद रखना कि बोरेक्स का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो एल्कलाइन होता है। बोरेक्स का एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स जो होता है वो एल्कलाइन होता है, माने बेसिक होता है। देखिए मैं आपको रिएक्शन भी लिख के दिखाऊंगा बेसिक क्यों होता है। एक्चुअल में ये जो बोरेक्स है, ये जो हमारा बोरेक्स है Na2B4O7, इसका जब हम वाटर से मतलब एक्वस का मतलब वाटर से रिएक्शन करा दो। चलो वाटर से रिएक्शन जब हम कराते हैं, एक्चुअल में पहले ये बनता है, ये हमारा NaOH बनता है और यहाँ पर बनता है बेटा NaOH के बाद बन गया H2B4O7, H2B4O7 ये बन जाता है। और H2B4O7 जो बना है इसका नाम है, इसका जैसे आप कहते हैं Na2B4O7 लेते हैं तो सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं। ये टेट्राबोरिक एसिड है, ये जो H2B4O7, अरे भाई याद करो, इसे कनेक्ट करके याद रखो। Na2B4O7 की जब बात किया तो मैंने क्या बोला था, सोडियम टेट्राबोरेट नाम लिया था इसका, जिसको बोरेक्स कहते थे। इसका केमिकल नेम है सोडियम टेट्राबोरेट। और यहाँ पर मैंने Na2B4O7 नहीं बल्कि हमने लिखा H2B4O7। तो ये है टेट्राबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड है, इसका नाम है टेट्राबोरिक एसिड है बेटा। और ये टेट्राबोरिक एसिड ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड होता है। और अच्छा यहाँ NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा अब आगे बढ़ो, सुनो सुनो सुनो। और ये जो टेट्राबोरिक एसिड है यह अगेन H2B4O7 अगेन ये हाइड्रोलाइज्ड होकर के ये बना देता है आपका। ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर हमारा जो बनेगा यहाँ से बन जाता है आपका H3BO3 बन जाएगा। 12 5 10 2 12, इसका मतलब यहाँ 12 H3BO3 बन गया। ठीक है भाई, तो
तो यहाँ पे अब बचा क्या, H3BO3 बन जाएगा। ठीक, तो ऑक्सीजन यहाँ 12 हो गए, यहाँ पे देखो 12 हो गया और बैलेंस हो गया, रिएक्शन नहीं बैलेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा H3BO3 बनता है। और H3BO3 करना, ये आर्थोबोरिक एसिड है, आर्थोबोरिक एसिड है बेटा, और ये भी वीक एसिड होता है, ये भी वीक एसिड है। इसका मतलब फाइनली यदि हम रिएक्शन लिखें दोनों का कंपाइल करके, देखो एक साथ पूरा रिएक्शन, पहले तो एक स्टेप रिएक्शन लिखा कि बोरेक्स का जब वाटर से रिएक्शन कराया तो बेस बना NaOH, स्ट्रांग बेस है, और उसका टेट्राबोरिक एसिड बना H2B4O7, H2B4O7 अगेन जो हाइड्रोलाइज होकर के आर्थोबोरिक एसिड बना, ये भी वीक एसिड है। इन दोनों रिएक्शन को यदि हम ऐड करके लिख दें, ध्यान से देखना, इनको हम ऐड करके यदि रिएक्शन लिखें तो दिमाग में एक बात रखो, ये देखो दोनों तरफ कॉमन है, पहली बात ये कैंसिल होगा, रिएक्शन दोनों को ऐड करके लिखो तो हो जाएगा Na2, रिएक्शन एनसीईआरटी ने यही लिखा जो मैं लिख रहा हूँ, ये तो मैंने 2 स्टेप में बाइफरकेट करके लिखा है, वो डायरेक्ट एक स्टेप में रिएक्शन यही लिखा है। देखो क्या, Na2B4O7 प्लस 5 और 2 जोड़ो 7 मोल वाटर से रिएक्शन करा देना, तो ये बन जाएगा 2NaOH और प्लस ये बन जाएगा बेटा 4 मोल H3BO3 बन जाएगा, 4 मोल H3BO3 बन जाएगा। और आपको देखिए ये मेन रिएक्शन हमारा ये आ गया, और ये रिएक्शन में ध्यान से देखें तो ये स्ट्रांग बेस है और ये वीक एसिड है। आर्थोबोरिक एसिड वीक एसिड होता है। अभी मैं आर्थोबोरिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर जब बताऊंगा तो वहाँ पे बोलूँगा कि आप जैसे पढ़ते हैं ना कि यह वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, यह प्रोटॉन नहीं देता है बल्कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वाटर से। एक कैरेक्टर अभी आगे बताऊंगा जब हम इसकी स्पेशली आर्थोबोरिक एसिड, इसके जस्ट आगे कंपाउंड जब बोरान का आएगा आर्थोबोरिक एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका एसिडिक कैरेक्टर बताऊंगा। ये वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, लुईस एसिड होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर वाटर से ले लेता है, वाटर से जो ऑक्सीजन है ना, वाटर के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये प्रोटॉन देने के बजाय ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसीलिए इसको हम लुईस एसिड बोलते हैं। वो आगे आएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा, डिटेल है और वो इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए खैर, स्ट्रांग बेस और ये देखो वीक एसिड बना। फाइनली यदि हम इनका यदि एक्वस सोल्यूशन जब लेते हैं बोरेक्स का तो ये बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है। क्यों? देखो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, स्ट्रांग बेस है तो यह बेसिक होता है। तो याद रखना बेटा, ये लाइन मैंने खैर आपके बुकलेट में लिख रखा है जो आपको भेजूंगा PDF, तो उसमें लिखा मिल जाएगा। एक एक लाइन बिल्कुल नोट करके लिखा है। सब कुछ जो बोल रहा हूँ ना, ये तो बोल रहा हूँ कि आप एक बार सुन लें, दोबारा जब आप इसको देख के पढ़ेंगे, जब PDF जब मैं भेजूंगा, हमें उम्मीद है मंडे या ट्यूसडे तक भेज दूंगा, तो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे वही सारी बात जो मैंने यहाँ बोली है वही वहाँ पे बिल्कुल लिख रखा है, और क्वेश्चन के साथ कि कहाँ से क्या सवाल बने हैं वो जहाँ 2-3 बार, एक बार या 2 बार जहाँ पढ़ेंगे सब याद बना रहेगा। और इसको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम तक याद रखना, टेल एग्जाम, बाकी इसकी कोई ज़रूरत खास नहीं पड़ती कहीं आपको पूरे मेडिकल के प्रोफेशन में। तो बस अपने एग्जाम को निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ रहा है ये सब चीज़, तो थोड़े दिन आपको याद रखना। इसीलिए इन सब चैप्टर को जो याद वाले करने वाले चैप्टर हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको लास्ट में कराने का प्रयास किया था। और शुरू से हम लोगों ने पहले वही चैप्टर उठाया था जो चैप्टर आपको कंसेप्चुअल थे, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर मैथमेटिकल अप्रोच हुआ करते थे, उनको पहले करवा दिया था। अब जो कुछ लर्न करने वाले, अब जैसे ये सब रिएक्शन आपको लर्न करने हैं, तो इसीलिए लास्ट में क्या है कि 1-2 बार जब पढ़ेंगे ना तो याद बना रहेगा, और एग्जाम में टिक लगाने भर का आपको याद बना रहेगा, और टिक लगा के आंसर आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, सही आंसर करेक्ट टिक कर सकते हैं वहाँ पर। देख, ये तो हो गया प्रॉपर्टी में पहला बताया कि एक्वस सॉल्यूशन जो बोरेक्स का होता है वो एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। कैसे होता है वो रिएक्शन भी लिख दिया आपके सामने। दूसरा एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, जरा सा बेटा वो देख लो जरा सा, बस प्रॉपर्टी तक ही बात आज हो पाएगी। दूसरा प्रॉपर्टी हम ये बताएंगे कि बोरेक्स जो होता है ये मिनरल एसिड से रिएक्शन करता है, और उसमें या सीधा सीधा लिख देता हूँ, रिएक्शन ऑफ बोरेक्स। यहाँ जो रिएक्शन लिख रहा हूँ ये आपको बोरिक एसिड में भी काम आएगा। आर्थोबोरिक एसिड का जब प्रिपरेशन बताऊंगा तो इसकी प्रॉपर्टी और आर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन बन जाएगा। देख, तो इसीलिए रिएक्शन यहीं पे लिख दे रहा हूँ, वहाँ भी लिखूंगा तो आपको याद और बना रहेगा कि ये बोरेक्स की जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन बन जाएगा। देख, तो हमने लिखा रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद मिनरल एसिड,
मिनरल एसिड में, जैसे मैं यहाँ रिएक्शन जब कराऊंगा बोरेक्स का, तो डाइल्यूट HCl ले लेना, डाइल्यूट HCl हो या डाइल्यूट H2SO4 से हम रिएक्शन जब कराते हैं तो आर्थो बोरिक एसिड बनता है। देखना, अभी रिएक्शन करा रहा हूँ, ये बोरेक्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। इसमें दो बात बताऊंगा। पहला तो बेटा ये देखो बोरेक्स है, बोरेक्स का फार्मूला लिखो भाई, क्या, Na2B4O7, और इसका रिएक्शन मुझे मिनरल एसिड से कराना। चलो पहले मैं डाइल्यूट HCl से करा देता हूँ। तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओगे बेटा, तो ये रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करा देते हो तो ये क्या बनेगा भाई, देखना, तो ये रिएक्शन के बाद बन जाएगा 2NaCl और बन जाएगा यहाँ पर H2B4O7 बन जाएगा। ये क्या है, तो कहना ये है आपका ये टेट्रा बोरिक एसिड बन जाएगा। ये हमारा बन गया टेट्रा बोरिक एसिड बन गया, ठीक। और यह जो टेट्राबोरिक एसिड है, ये जो बना है H2, ध्यान से सुन, मैं दो स्टेप में लिख रहा हूँ, फिर कंपाइल करके एक साथ लिख के दिखा दूंगा। ये जो H2B4O7 बना है बेटा टेट्राबोरिक एसिड, ये अगेन हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा वाटर से रिएक्शन करके, यह बना देता है आपका H3BO3 बन जाता है ये रिएक्शन। और इसको यदि मैं बैलेंस करके एक साथ कंपाइल करके लिख दूं, बैलेंस नहीं बल्कि इसको एक साथ जोड़ करके यदि रिएक्शन लिखते हो तो देखना जरा से रिएक्शन में क्या होगा। ये जो टेट्राबोरिक एसिड है, ये देखो इधर से कैंसिल हो गया, कॉमन है, जरा दोनों को जोड़ दो तो ये रिएक्शन मेरा मेन लिखा जा सकता है कि बोरेक्स Na2B4O7, ये 7, यहाँ पर देखना ये रिएक्शन मैंने लिखा 5H2O प्लस 2HCl, और ये रिएक्शन करके हमारा बना दिया 2NaCl प्लस 4H3BO3, ये रिएक्शन बन जाता है। और यहाँ पर कुल मिलाकर के देखो, इस रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा कि जो बोरेक्स है ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके आर्थोबोरिक एसिड बना रहा है। और ये रिएक्शन आपको यहाँ याद होगा, तो यही जब आप NCERT पढ़ेंगे, तो जब आप प्रिपरेशन आर्थोबोरिक एसिड का पढ़ेंगे तो आर्थोबोरिक एसिड के प्रिपरेशन में भी यही रिएक्शन आपको वहाँ मिल जाएगा। वो रिएक्शन यदि आपको यहाँ याद होगा तो यही रिएक्शन वहाँ भी आपको काम कर जाएगा। ये रिएक्शन अच्छे से आप देख के समझ सकते हैं ये कैसे रिएक्शन हुआ, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आपके सामने लिखा हुआ। नेक्स्ट एक रिएक्शन मैं यहीं पे और भी करा सकता हूँ। ये रिएक्शन तो मैंने डाइल्यूट HCl से कराया, अब डाइल्यूट H2SO4 से यदि करा दो, देख लो 1 मिनट के लिए, बस आखिरी रिएक्शन लिख रहा हूँ इसी का बी पार्ट। अभी तो मैं पहला रिएक्शन जो कराया था बेटा बोरेक्स का रिएक्शन HCl से कराया, अब मैं बोरेक्स का रिएक्शन H2SO4 से कराने चल रहा हूँ। देखना, ये हो जाएगा Na2B4O7, इसका रिएक्शन जब हम H2SO4 से कराते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं, तो ये रिएक्शन में क्या बनेगा भाई, ये बनता है Na2SO4 और यहाँ पे बन जाएगा बेटा H2B4O7। इसका टेट्राबोरिक एसिड है, ये टेट्राबोरिक एसिड है, और टेट्राबोरिक एसिड जो हमारा है यह फिर जो रिएक्शन कर जाता है, भाई डाइल्यूट ले रहा हूँ तो उसमें वाटर तो होगा, इसका मतलब टेट्राबोरिक एसिड जो H2B4O7 है बेटे, ये वाटर से रिएक्शन करके, यह वाटर से रिएक्शन करके ये बना देता है हमारा H3BO3। रिएक्शन को बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करके यदि लिख दें तो यहाँ पर 4 मोल H3BO3 बन जाएगा। इस रिएक्शन को यदि हम एक साथ ऐड करके लिखना चाहें तो 2 स्टेप में लिखोगे बिल्कुल सही है, लेकिन यदि एक साथ लिखना चाहो तो ये रिएक्शन हो जाएगा। देखो ये कॉमन जो दोनों तरफ है उसको कैंसिल कर दो बेटे। अब ये रिएक्शन देखो कंपाइल करके एक साथ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा बोरेक्स Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस 5H2SO4 प्लस 5 मोल H2O, और ये रिएक्शन के बाद बन जाएगा Na2SO4 और बन जाएगा 4H3BO3। ये देखो, तो कुल मिलाकर के एक रिएक्शन यदि लिखना चाहें तो ये लिख दें, और यदि इसको स्टेप बाय लिखें तो 2 स्टेप में मैंने यहाँ लिखा था। तो मैं प्रॉपर्टी की जो बात किया, 2 प्रॉपर्टी आपके सामने खैर मेनली रखा। पहला तो मैंने बताया था कि बोरेक्स का जो एक्वस सोल्यूशन जली विलयन होता है ये एल्कलाइन होता है। क्यों होता है, देखो यहाँ पर स्ट्रांग बेस बनता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रांग बेस की वजह से यह बेसिक होता है। दूसरी बात आई कि यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने और कराया
कि बोरेक्स का रिएक्शन मिनरल एसिड से कराया था, मिनरल एसिड में वही डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे। दोनों रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है कि बोरेक्स का रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl से कराएंगे, ये डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो ये देखो एक प्रोडक्ट ये बना टेट्राबोरिक एसिड, और टेट्राबोरिक एसिड फर्दर हाइड्रोलाइज होकर आर्थोबोरिक एसिड बना दिया। इन दोनों को एक साथ कंपाइल करके रिएक्शन लिखा। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही एक रिएक्शन मैंने और आपके सामने लिखा कि यही बोरेक्स का रिएक्शन मैंने डाइल्यूट H2SO4 से करा दिया। तो दो स्टेप में करा, एक स्टेप देखो ये रिएक्शन है जहाँ पे टेट्राबोरिक एसिड बना था, वह अगेन टेट्राबोरिक एसिड हाइड्रोलाइज होकर के आर्थोबोरिक एसिड बना रहा। तो ये रिएक्शन आप याद रखना, ये दो प्रॉपर्टी हमने आपको बोरेक्स की बताई। अब इसमें बोरेक्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जहाँ से कि खूब महत्वपूर्ण सवाल भी बन सकते हैं या बनते हैं, कभी पीछे बने भी हैं। उसमें हम बात करेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरेक्स। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हेडिंग पर जब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे, बोरेक्स का हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पर जो बोरेक्स का हीटिंग इफेक्ट बात करूँगा बेटा, तो यहाँ पर आपको बोरेक्स बीड टेस्ट की भी बात करूँगा कि कौन सा जो है ट्रांजिशन मेटल हो एलिमेंट होता है जो कौन सा कलर देता है, वो आपको डिस्कस करूँगा लास्ट टर्न पे, आपको नेक्स्ट टर्न पे। और नेक्स्ट टर्न पे हमें लगता है कि ये चैप्टर जो होगा वो लगभग ऑलमोस्ट फिनिश भी हो जाएगा। और उसके बाद एक टर्न क्वेश्चन का लूँगा जिसमें कि जितना मैं पढ़ाया हूँ पहली बात पूरा बुकलेट यहाँ ले आके रिवाइज कराऊँगा पूरा एक तरफ से, आधे घंटे 20 मिनट या 1 घंटा जो भी टाइम लगेगा, पूरा जितना भी बताया हूँ पढ़ाया हूँ समझाया हूँ ये सब एक साथ पहले बुकलेट यहाँ पर आपके सामने यहाँ ले आकर रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद उसमें 1 घंटे या आधे घंटे जो टाइम बचेगा उसमें क्वेश्चन कराऊंगा और ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 सवाल आपको कराऊंगा। और वही 15-20 सवाल के अराउंड देखा जाए कि आज तक वही सवाल आपसे पूछे हैं, वही उसी टाइप के सवाल बने। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलता हूँ बेटा। ओके, थैंक यू। ओके बेटा, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।